हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जीएस मस्ती पांडे सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी लोग हमारे इस वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और आप लोगों की फरमाइश पर सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल और अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक पूछा जाता है 1857 की क्रांति। दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ 1857। आप लोगों की डिमांड थी कि सुपर टेट में जो 1857 की क्रांति आती है उसका संपूर्ण विश्लेषण आप सभी लोगों के बीच पेश किया जाए। दोस्तों, तो आप लोगों की फरमाइश पर, क्योंकि आप ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए आपकी फरमाइश मेरे सर आंखों पर, और आप लोगों के लिए आज लेकर आ गया हूँ 1857 की क्रांति का एक नया वीडियो। सो प्लीज़, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आप लोगों को यह परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है हमारे इस वीडियो से तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारी कोशिश यही है कि आपके चेहरे पर हम मुस्कान ला सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग देख लें कि अगर हमें 1857 की क्रांति पढ़नी है तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिएगा, हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसका एक सामान्य सा परिचय देखेंगे कि 1857 की क्रांति थी क्या। और दूसरा हम देखेंगे विद्रोह का कारण। इसका सबसे बड़ा विद्रोह का रीज़न क्या था। देखो, कोई एक ही रीज़न नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा कि मंगल पांडे, चर्बी वाली कारतूस। तो दोस्त, कोई एक रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न थे 1857 की क्रांति में। और अगला हम देखेंगे कि विद्रोह का प्रसार कहाँ तक हुआ, और विद्रोह का फिर दमन किस प्रकार से हुआ, और विद्रोह का परिणाम और प्रभाव क्या हुए, और अगर यह विद्रोह असफल हो गया तो असफल होने का एक प्रकार से रीज़न क्या रहा। तो जब से सबसे सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे परिचय। अब परिचय हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों। देखो, लिखा हुआ है सन 1857 में उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जनविद्रोह उठ खड़ा हुआ था। दोस्तों, बात ये थी 1857 ईस्वी की, और 1857 ईस्वी में उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जनविद्रोह उठ खड़ा हुआ था। और उसने ब्रिटिश शासन की जड़ें तक हिलाकर रख दी। दोस्तों, ब्रिटिश शासन की जड़ें तक हिलाकर रख दी थी 1857 का जो विद्रोह था। और इसका जो आरंभ माना जाता है वो कंपनी के सेना के भारतीय सिपाहियों द्वारा कहा जाता है। देखो देखो, विद्रोह के रीजन तो कई थे, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन रीजन था, जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा था, जो सबसे बड़ा मेन कारण था दोस्तों, वो क्या था। तो वो दोस्तों, जो सबसे बड़ा मेन रीज़न था, मेन कारण था, वो यही था दोस्तों, कंपनी के सेना के भारतीय सिपाहियों द्वारा। और क्या था अभी बताएंगे आपको। आगे लिखा है, लेकिन जल्द ही व्यापक रूप धारण किया। तब इसमें क्या क्या हुआ, तो देखिएगा इसके बाद, तब इसमें क्या क्या हुआ। तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि फिर इसके अंतर्गत क्या क्या परिणाम आए उनके। तो देखो लिखा हुआ है, लाखों लाख किसान, दस्तकार, जमींदार और विद्वान आदि एक साल से अधिक समय तक लड़ते रहे। दोस्तों, ये हुआ कि जो, अगर हम बात करते हैं लाखों किसानों की, तो अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर अधिक से अधिक कर लगा दिया, अधिक से अधिक कर वसूलने लगे। और यहाँ तक ही नहीं, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अनेक जैसी प्रथाएं स्टार्ट कर दी। और जब एक किसान के खेती में सूखा पड़ जाता था, बाढ़ आ जाती थी, फिर भी इन अंग्रेज सिपाहियों के आंखों से आंसू नहीं आते थे, दिल में रहम नहीं था। वह जबरदस्ती उनसे दुगना कर वसूलते थे। इस प्रकार हमारे लाखों लाख किसान परेशान हो गए। और दूसरा है दोस्तों दस्तकार। दस्तकार भी काफ़ी परेशान रहे अंग्रेजों से। और ज़मींदार ने तो यहाँ तक बहुत सारा लूटा था माल, किससे, किसानों से। और ज़मींदारों से भी अधिक से अधिक कर वसूला जाता था। अंग्रेज बहुत सारा कर वसूलते थे गरीब जनता से। और अगला है कि यहाँ तक विद्वान भी अंग्रेजों से जो है प्रताड़ित हुआ करते थे।
1 साल तक ये लगातार लड़ते रहे और फिर ये जो है ज्वालामुखी फूटा था 1857 क्रांति के रूप में। आइए दोस्तों हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या हुआ था। देखिएगा सबसे पहला देखो लिखा हुआ है यहाँ पे रीजन, सबसे पहला जो रीजन है दोस्तों वो ये है कि सन 1857 के विद्रोह के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व तत्कालिक कारण जिम्मेदार है। ठीक है, सामाजिक का मतलब हमारे समाज में ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई जो 1857 की क्रांति में मेन रोल उसने अदा किया, सांस्कृतिक क्या था, आर्थिक क्या था और तत्कालिक कारण क्या था। ध्यान रखना सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि 1857 की क्रांति के पीछे कौन कौन से रीजन थे, तो आप कहोगे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और तत्कालिक। ध्यान रखना इस का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था, ध्यान रखना। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों वो क्या था, चर्बी वाला कारतूस। अंग्रेजों ने चर्बी वाला कारतूस जो है दिया था। जो चर्बी होती थी वो सुअर और गाय की जो है सुअर और गाय की चर्बी से बनती थी, सुअर और गाय की चर्बी से बनती थी। जबकि हिंदुओं के लिए गाय तो एक पूजनीय हुआ करता था, वो उनको कैसे मुंह पर लगाकर उसे खो सकते थे, और मुसलमानों के लिए सुअर शब्द ही बोलना नापाक हुआ करता था। यही सबसे बड़ा रीजन बना था 1857 की क्रांति का। तो आइए देखते हैं। भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हो गया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। तो सबसे देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि सन 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था, तो कहोगे सामाजिक था, आर्थिक था, सांस्कृतिक था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा रीजन क्या था, तो मेरे मित्र जो सबसे बड़ा रीजन था वह तत्कालिक कारण था। उसके बाद में देखो आगे लिखा है कि भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग होता था। दोस्तों चर्बी क्यों चढ़ाई गई, चर्बी इसीलिए चढ़ाई जाती थी ताकि जो खोल होती थी ना, खोल जो होती थी चर्बी की बनी होती थी और उसके अंदर गोली रखी जाती थी। गोली के ऊपर खोल इसीलिए लगाया जाता था ताकि जंग ना लग जाए। पता चले कि अंग्रेज हमारे ऊपर जो है गोली दाग दे और हम जो है गोली वही रखें जिसमें जंग लगी हुई है, और वो हम कहें कि हाँ आओ अभी आओ बताते हैं, अभी आओ बताते हैं, और फट से हमरे गोली मार दे, छाती पर मुंह धर देवा गोली। इसीलिए बेटा ध्यान रखना उस पर जंग ना लगे तो खोल चढ़ाया जाता था और खोल मुंह से खोला जाता था। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो रीजन पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक कारण। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आर्थिक कारण। दोस्तों चलिए आर्थिक कारण पढ़ते हैं। आर्थिक कारण में क्या था कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं से किसानों की हालत बदतर हो गई थी। जैसे मैंने आप सभी को कहा था कि लगातार किसानों से अंग्रेज कर वसूलते थे। अगर अकाल पड़ गया है, सूखा, बाढ़ इत्यादि परेशानियों से ग्रस्त अंग्रेज हैं, फिर भी अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको अगर टैक्स चाहिए तो चाहिए, भले आप पुराने जितने भी पैसे आपने जमा किए वहां से दें, लेकिन उनको कर चाहिए। और दूसरी बात थी कि शिल्पी और दस्तकार जो मतलब जो बुनने का काम करते थे, जो एक दिन में अपना पूरा रोजगार कमाकर, रोजगार करके या नौकरी करके पैसा कमाते थे, वो भी बड़े परेशान थे। ठीक है, जो सब्जी लगाने का काम करते थे वो भी काफ़ी परेशान थे। शिल्पियों एवं दस्तकारों की भी जो है बर्बादी होने लगी थी। ठीक है, अब दूसरी बात ध्यान रखना, देखो यहाँ से कच्चा, देखो आप सभी लोग देख रहे हो कि अगर हम यहाँ की बात करें तो आप सभी लोग देख रहे हो कि यहाँ से जो कच्चा माल था, वो भारत से कहाँ सप्लाई होता था, वस्तु निर्माण के लिए इंग्लैंड सप्लाई होता था। यहाँ से कच्चा माल जाता था, यहाँ से कच्चा माल जाता था, और आपको मैं बता दूं कि कच्चा माल जो है वो भारत से ही जाता था और इंग्लैंड में जाता था, वहाँ से वस्तु निर्माण होता था। सबसे पहली बात किसान की जो बर्बादी थी वो ये थी कि किसान अपना माल सस्ते में बेचता था, और सस्ते में बेचने, क्योंकि वो सस्ता माल अंग्रेज ही लेते थे, अंग्रेज की बात तुम बेच नहीं सकते हो, तो सस्ता जो माल था वो अंग्रेज लेते थे क्योंकि उनको प्रॉफिट था। तो पहली बात तो मेहनत करते थे, ऊपर से सस्ता माल बेचते थे, ऊपर से उनको टैक्स देते थे। तो अंग्रेजों की जो चर्बी थी ना लगातार मजबूत होती जा रही थी, और यहाँ से वो कच्चा माल वस्तु निर्माण के लिए कहाँ पहुँचा रहे थे, इंग्लैंड लगातार पहुँचाते जा रहे थे। अब आगे देखो क्या हुआ, आगे यहीं तक सिलसिला नहीं रुका, आगे की ओर बढ़ा। आगे देखिएगा लिखा हुआ है सबसे पहला रीजन, जो सबसे बड़ा पहला सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि जमींदारों एवं समाज के माध्यम एवं उच्च वर्ग के लोगों के बीच व्याप्त निर्धनता। अब लगातार निर्धनता, क्योंकि लगातार अंग्रेज लूट रहे हैं, तो जमींदारों एवं समाज के मध्यम एवं उच्च वर्ग के लोगों के बीच व्याप्त निर्धनता की अगर बात करें तो निर्धनता लगातार आ रही थी। और आगे देखो लिखा है कि जमीन का बहुत अधिक लगान का कारण था। जमीन से सबसे ज्यादा लगान वसूलते थे। जमीन का मालिकाना अधिकार किसानों के हाथों
से निकलकर किसके हाथों में चला गया? तो आप यहाँ देख पा रहे हो जमीन का जो मालिकाना हक था वो किसानों के हाथ में नहीं था। सोचो कि जिसकी जमीन है उसी पर उसका हक नहीं है। सोचो कैसी नीति थी उस समय की। और यह ये अधिकार किसको मिला? तो ये अधिकार की बात करेंगे तो व्यापारियों और सूदखोरी के हाथों में चला गया। अंग्रेज जिन जमींदारों को नियुक्त करते थे उस गांव में कि आप इन किसानों की खेती देखोगे, उनके हाथों में चला गया। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा दोस्त रीजन आता है कि जमीन का बहुत अधिक लगान, सबसे बड़ा रीजन जमीन का बहुत अधिक लगान, ये आर्थिक रीजन में आता है। सबसे इसमें क्या था कि किसान बोझ के तले दबकर रह गए थे। क्यों? क्योंकि सर जमीन का जो मालिकाना अधिकार था वो किसानों के हाथ से निकल कर कहाँ चला गया था? व्यापारियों और सूदखोरों के हाथ में। सोचो कि हम लोग केवल कठपुतली बनकर किसान रह गए, उनकी जमीन पर उनका ही हक नहीं है। उनसे जमींदार भी टैक्स वसूलते थे, फिर अंग्रेज को भी देते थे, फिर सस्ता माल भी बेचते थे। सोचो कितनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी हमारे किसानों की। सोचिए, सोच सकते हैं खुद। अब आप नीचे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है, देखो आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है कि किसानों की तबाही का नतीजा क्या हुआ कि जब किसान लगातार तबाही की ओर निकलने लगे, तो ये शुरुआत जो हुई थी किसानों की तबाही का जो नतीजा था वो 1770 से ही स्टार्ट हो गया था। 1770 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी के बीच की बात है ये लगातार, ये कोई एक साल में नहीं हुआ है। 1857 का ही नतीजा नहीं है, ये 1770 से ही स्टार्ट हो गया था। 1857 तक लगातार अंग्रेजों ने हमको लूटा है। और इसका सबसे बड़ा जो नतीजा हुआ वो ये हुआ कि 12 बड़े तथा अनेक छोटे अकाल पड़े। 12 बड़े और अनेक छोटे अकाल पड़े। सोच सकते हैं आप केवल इन्हीं बातों से। उसके बाद में हमने आर्थिक कारण देख लिया कि किस आर्थिक रीजन में कैसे अंग्रेजों ने हमारे भारतीय किसान को लूटा है। ये तो कुछ नहीं था। अभी आगे देखिए सामाजिक कारण क्या था, तो सामाजिक कारण को भी देख लीजिए। समाज में भय का माहौल था। पुलिस, छोटे अधिकारी तथा निचली अदालतें भ्रष्टाचार के मामले में बहुत बदनाम रही हैं। इसमें यही होता था जो अंग्रेज चाहते थे। जो अंग्रेज का आदमी होता था वही जीतता था, बाकी किसी की बात ही नहीं सुनी जाती थी। तो एक सामाजिक सबसे बड़ा जो है रीजन रहा। अगली बात क्या रही कि अंग्रेज प्रजापति श्रेष्ठता के नशे में चूर रहे तथा भारतीयों के साथ अपमानजनक और दृष्टापूर्व बर्ताव कर रहे थे। जो अंग्रेज थे वो हमारे भारतीय किसान अगर कर नहीं चुका पाते थे दोस्तों, तो उनकी बेटियों को उठवा लिया करते थे। इस प्रकार घिनौना काम करते थे समाज में, जो सबसे बड़ा रीजन था। यहीं तक मामला नहीं रुका, आगे बढ़ा मामला। और जब आगे मामला गया तो ये देखिए आपके सामने है। जब आगे ये मामला गया तो फिर क्या हुआ कि भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे और विद्वानों, धर्मगुरुओं तथा फकीरों आदि की सहायता करते रहते थे। जब इन शासकों के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया तो यह संरक्षण भी यकायक समाप्त हो गया। फलता उनमें भी असंतोष की भावना उठने लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय शासक हुआ करते थे कला और साहित्य के संरक्षक थे, जो भी राजा थे उस समय। अब राजा तो उसमें हम कह नहीं सकते क्योंकि राजाओं में भय था कहीं अंग्रेज हमको मार ना दे। राजा भी कठपुतली हो गए थे, जैसे कि 1857 बहादुर शाह जफर जो थे वो भी कठपुतली के रूप में काम करते थे। तो भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे और विद्वानों, धर्म गुरुओं और फकीरों की सहायता करते रहते थे। मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे भारत में कला और साहित्य लगातार बना रहे, तो लगातार जो भारतीय शासक थे विद्वानों, धर्मगुरुओं और फकीरों की सहायता करते रहते थे। लेकिन अब इन शासकों के अधिकार जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी छीन लिया तो ये भी संरक्षण समाप्त हो गया। तो फलता इनमें भी असंतोष की भावना उठने लगी। और दोस्तों सबसे बड़ा सामाजिक रीजन मैं आपको और बताऊं, सबसे बड़ा सामाजिक रीजन इसमें लिखा नहीं मैंने, एक और है, वो है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह की अगर हम बात की जाए तो हमारा समाज सब कुछ झेल सकता है, लेकिन अगर हमारे समाज में आकर अंग्रेज सामाजिक क्रिया में दखल देने लगे, हमारे घर में दखल देने लगे, तो उससे बुरी बात नहीं हो सकती। प्राचीन काल में जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, जब उनमें उनके लड़के की डेथ हो जाती थी तो बहू जो आती थी, अगर 4 दिन बाद भी लड़के की डेथ हो गई तो फिर बहू को पूरी जिंदगी विधवा ही बिताना पड़ता था, पूरी जिंदगी विधवा बिताना पड़ता था। लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने कहा कि हम विधवा पुनर्विवाह लाएंगे और आपकी बहू की शादी कराएंगे। ये इनको बड़ा खराब लगा, कहा कि नहीं हमारी बहू विधवा ही रहेगी, वो शादी नहीं करेगी। इससे भी समाज में बड़ा, हालांकि अच्छा नियम था विधवा पुनर्विवाह, लेकिन अंग्रेज फिर भी अंग्रेजों का लगातार जो है विरोध करते रहे गांव के पूर्वज। तो ये भी सबसे बड़ा एक सामाजिक रीजन था।
आइए अगला पढ़ते हैं दोस्तों, सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण क्या था, तो देखिएगा सांस्कृतिक कारण में देखो वही आपको मिलेगा जो हमने आपको बताया है, ठीक है। देखिएगा, भारतीयों को लगने लगा कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म और रीति रिवाजों को नष्ट कर देने पर अड़ा हुआ है। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया वही है, सेम टू सेम। ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जो ईसाई धर्म वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग हिंदू बन जाओ। ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू व इस्लाम धर्म की ओर जनता के पुराने रीति रिवाजों को खुलेआम निंदा की। ईसाई धर्म जो प्रचारक थे उन्होंने कहा क्या हिंदू धर्म होता है, कुछ हिंदू धर्म नहीं है, हमारे ईसाई धर्म में आओ। इस्लाम धर्म क्या होता है, कुछ नहीं है, हमारे धर्म में आओ। लगातार ये अंग्रेजों ने हम लोगों से ईसाई धर्म अपनाया और कहा कि अपना लोगे तो तुमको एक सरकारी नौकरी देंगे हम और सारा टैक्स माफ कर देंगे। सोचो से, एक सरकारी नौकरी और सारा टैक्स माफ। कौन नहीं ईसाई धर्म स्वीकार करना चाहेगा, अपनी खुशी खुशी जो है अपनाना चाहेगा। लेकिन फिर भी कुछ कट्टर लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, जो है कुछ भी हो जाए लेकिन हम धर्म नहीं अपनाएंगे। लेकिन बहुत लोगों ने अपना लिया। तो एक प्रकार से ये रीजन था। अगला था, अंग्रेजों ने अनेक मामलों में जाति नियमों की उपेक्षा की। अंग्रेज जो थे वो लगातार हमारे घर के रीति रिवाजों में घुस रहे थे। अगला है, धर्मों, देशकों, पंडितों और मौलवियों के अंदर यह महसूस होने लगा कि उनका भविष्य खतरे में है। पंडितों को लगने लगा, मौलवियों को लगने लगा, जो जितने भी धर्म उपदेशक लोग थे उनको लगने लगा कि सब कुछ अगर अंग्रेजों के हाथों में चला गया तो हम जो लोग हम जिस धर्म की रक्षा कर रहे हैं, मौलवी, मुसलमान, मुस्लिम धर्म के पंडित, हिंदू धर्म की, वो सब धर्म तो सब मिट जाएगा, फिर सब अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। तो लगातार इनमें भी विरोध हो रहा था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो सबसे बड़ा रीजन रहा वो रहा ये कि विद्रोह का तत्कालिक कारण। अब ये विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था दोस्तों, तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन ये था, मैं आपको बताता हूं। विद्रोह का सबसे बड़ा जो रीजन था वो था तत्कालिक कारण ही था। सबसे पहली बात कि भारतीय सैनिकों की कुछ शिकायतें थी। भारतीय सैनिकों की शिकायतें क्या थी, तो देखिएगा, इनकी कुछ शिकायतें ये थी कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण ही था चर्बी वाला कारतूस। क्योंकि जो गोली हुआ करती थी वो एक खोल उस पर चढ़ी होती थी और सुअर और गाय की चर्बी से होती थी। जबकि गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए जो है पूजनीय गाय हुआ करती थी, तो कैसे खोल सकते थे मुंह से, जबकि मंगल पांडे ब्राह्मण तो बिल्कुल भी नहीं। और मुस्लिम के लिए सुअर शब्द बोलना नापाक है, उनसे आप तो खुलवा ही नहीं सकते। तो लगातार ये अंग्रेज लोग कह रहे थे कि नहीं आपको खोलना पड़ेगा। तो भारत में 1856 के अंत तक एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। 29 मार्च 1857, दोस्तों ये डेट ध्यान रखना आप सभी लोग। दोस्तों कौन सी डेट आप याद रखोगे तो ये डेट आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। कौन, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी के 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉग की क्या कर दी दोस्तों, लेफ्टिनेंट बॉग और जनरल ह्यूरन की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बॉग और ह्यूरन की क्या कर दी बेटा, तो लेफ्टिनेंट बॉग आपके ये और जनरल ह्यूरन की दोस्तों क्या कर दी, हत्या कर दी। क्योंकि ये कहते नहीं लगाओ, मुहमा लगाओ, मुहमा लगाओ, कहा नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, कहा लगाओ, कहा नहीं लगाएंगे, कहा लगाओ, कहा नहीं लगाएंगे, शर्ट से मुहिमा लगाए, गोली मार दी मंगल पांडे ने। इस घटना के बाद 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद में इनको फांसी की सजा दे दी गई। तो सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ध्यान रखना कि 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दे दी गई। अब आगे देखो, अब आगे क्या हुआ कि जगह जगह ये बातें लगातार फैलने लगी कि मंगल पांडे को गोली मार दी गई और मंगल पांडे ने इन लोगों को गोली मार दी। और अंग्रेजों को लगा कि लगता है कि अब तो अंग्रेजों का कोई डर ही नहीं रहेगा, लोग सबको मारने लगेंगे। इसीलिए अब क्या हुआ कि बात यहीं तक नहीं रुकी, ब्रिटिश शासन में कुछ असंतोष आ गया। असंतोष क्या आ गया, देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहली बात, अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति कारण भारत के अनेक शासकों और सरदारों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया। अब दूसरी बात सुनना कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, डॉक्ट्रिन लैप्स, राज्य हड़प नीति। उसमें उन्होंने बहुत सारे राज्यों को हड़पा था, बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था। अभी बात करेंगे किनको इनको हड़पा था। जिसका मन चाहते थे उस राज्य को हड़प लेते थे। तो जितने भी शासक थे और सरदार थे उनके प्रति भी संतोष आ गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। अगला है कि अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली थी, परंतु अंग्रेज इन संधियों में मन मर्जी से तोड़ देते थे। पहले संधि कर लेते थे कि हाँ हम आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से तोड़ देते थे। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन था। आगे था, झांसी के मृत राजा व दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना। आप सभी को पता, लक्ष्मीबाई के पुत्र को। और 1854 ईस्वी में झांसी पर भी कब्जा कर लिया। खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी, ठीक है, उस पर भी अधिकार कर लिया। आगे देखिए आगे क्या हुआ, आगे देखिएगा आगे क्या हुआ इसके बाद में।
तो इस बार अब की क्या हुआ कि 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई, तो उनके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन देने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। कहा पेंशन नहीं देंगे भैया, क्योंकि मानते ही नहीं है दत्तक पुत्र को। मुगल बादशाह को कह दिया कि उसके बाद उसके उत्तराधिकारी को बादशाह नहीं माना जाएगा। और देखो बहादुर शाह जी की बात हो रही यहाँ पे, मुगल बादशाह को कह दिया गया कि उसके बाद उसके जितने भी उत्तराधिकारी होंगे हम उनको बादशाह नहीं मानेंगे। अब देखिएगा लगातार, देखो आप सब लगातार आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक असंतोष लगातार आ रहा है, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे वो तत्कालीकरण हो, मतलब हर जगह से हमारी जनता परेशान थी, जिसका ज्वालामुखी 1857 की क्रांति में लगातार फूट रहा था। अभी रुकी नहीं, जनता को लगातार कंगाल करके गरीब बिल्कुल दीमक की तरह जो है खा खा कर बिल्कुल खोखला कर दिया इस अंग्रेजों ने। और हमारे अंग्रेजों ने लगातार दो भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी उसको लगातार खोखला कर दिया, दीमक की तरह लकड़ी के होल जैसा। यही जनता का ज्वालामुखी फूटा सन 1857 में, रुका नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, जो आजकल की लड़कियां हैं वो कहती हैं कि नहीं, थोड़ा सा बर्डन शरीर पे आता है तो कमर में लचक आ जाती है, जबकि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मनुबाई मनकड़िका ने अपने बेटे को पीठ पर लाद कर युद्ध लड़ा था, और अंग्रेज ने भी कह दिया था कि मैंने मर्द तो कई देखे लेकिन ऐसा पहला मर्द देखा जो महिला के रूप में झांसी में खूब आराम से लड़ी थी। सोच सकते हो कि अंग्रेज ने भी तारीफ की। तो विद्रोह का प्रसार कहां कहां तक था इसकी बात करेंगे। तो विद्रोह की जो शुरुआत हुई वो 10 मई 1857 को हो गई, जबकि स्टार्ट होना था 31 मई 1857 को। लेकिन अंग्रेज जो है लगा मान नहीं रहे थे, अंग्रेज बात को मान ही नहीं रहे थे, तो वो अपनी मनमर्जी किए जा रहे थे। तो हमको जल्द से जल्द प्रारंभ करना पड़ा 10 मई 1857 को, और स्थान था दोस्तों मेरठ। मेरठ में जो है स्टार्ट करना पड़ा, सैनिकों ने स्टार्ट किया था, और सैनिकों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और दिल्ली पहुंचकर 11 मई बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। बहादुर शाह जो लगा कि अगला उत्तराधिकारी जो है हमारा बादशाह नहीं घोषित होगा। तो विद्रोह की जो शुरुआत हुई वो 10 मई 1857 को ही, स्थान था मेरठ, और मेरठ में भी एक जगह थी काली पाटन, वहां से स्टार्ट हुई। और दिल्ली पहुंचकर 11 मई को बहादुर शाह जफर को भारत का घोषित कर दिया गया, क्या बादशाह घोषित कर दिया गया। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा ये लगातार जो आप देख पा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं इस मैप के अंदर, जैसे कि मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, इलाहाबाद, संभलपुर, आगरा, लखनऊ, बरेली, असम, बैरकपुर। आप देख पा रहे हो कि लगातार इन पे अटैक हो रहे हैं, लगातार अटैक हो रहे हैं। सोच सकते हो लगातार अटैक हो रहे हैं। और देखिए ये सबका देखिए मध्य भारत के अंदर में हो रहा है, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में नहीं, मध्य भारत में, उत्तर भारत में भी सर्वाधिक नहीं। यहाँ पे लगातार अंग्रेजों का हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इन लोगों में एकता नहीं थी जिन लोगों ने विद्रोह किया अपने भारतीयों में, वरना हम लोग युद्ध जीत जाते। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि 31 मई 1857 को प्रारंभ होना था, लेकिन प्रारंभ कब हो गया, तो प्रारंभ हो गया कब, 10 मई को। आइए देखते हैं, सबसे पहले विद्रोह के केंद्र देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों दिल्ली की, कहाँ की बात करते हैं, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में ध्यान रखना कि नेता हुआ करते थे बहादुर शाह जफर, जो मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल सम्राट कहा जाता है, और नेतृत्वकर्ता इनके थे बख्त खां। समय था 11 मई 1857 को, क्योंकि 10 मई को प्रारंभ हो गया था। विद्रोह के दमन करता इसको फिर इसका अंत किसने किया, बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया था, उनको रंगून भेज दिया था, जहां इनकी 20 सितंबर 1857 को मृत्यु करवा दी गई थी। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात। तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे, और समर्पण का जो दिन था वो 20 सितंबर 1857 था, जिनकी मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में। देखिएगा भैया, जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी बहादुर शाह जफर की, 1862 ईस्वी में। लेकिन अंग्रेजों ने कहा अपने आप को समर्पण कर दीजिए, वरना अगर हमने आपको पकड़ा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो 20 सितंबर 1857 को उन्होंने समर्पण कर दिया था, और बाद में इनको रंगून भेज दिया गया था। इनके बारे में कहा गया है कि बताइए अंकल, यह एक अंतिम ऐसा मुगल बादशाह था जिसको भारत की ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं मिला, वहाँ कब्र उसकी बनने के लिए रंगून भेज दिया गया। तो दिल्ली से विद्रोह किसने किया था, तो दिल्ली से विद्रोह किया था बहादुर शाह जफर। आगे देखते हैं, जगदीशपुर की बात करते हैं। जगदीशपुर से किसने किया, तो जगदीशपुर से 1858 में पहली बात इनकी मृत्यु हो गई थी, कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। समय था 12 जून 1857 को, और विद्रोह के दमन करता थे मेजर विलियम टेलर।
समर्पण इन्होंने कब किया? तो दिसंबर 1858 ईस्वी में कर दिया था। कुंवर सिंह अपने युद्ध कौशल और छापामार युद्ध नीति के द्वारा अंग्रेजों का सामना किया था। कुंवर सिंह अपने युद्ध कौशल और छापामार से युद्ध नीति के द्वारा अंग्रेजों का क्या किया था? सामना किया था। खूब लड़े थे, बट जो है आप सभी लोग देख पा रहे हो 1898 ईस्वी में की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो अगर पूछा जाए कि जगदीशपुर से कौन से नेता लड़े थे, तो कुंवर सिंह अमर सिंह। समय था 12 जून 1857। विद्रोह के दमन करता थे मेजर विलियम टेलर और समर्पण का दिन था दिसंबर 1858। और कुंवर सिंह अपने युद्ध कौशलों और छापामार युद्ध नीति के द्वारा अंग्रेजों का सामना इन्होंने किया था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगली बात करेंगे तो अगला आएगा कानपुर। और कानपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा आप लोगों के लिए, एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कानपुर। ध्यान रखना कि नेता थे कानपुर से तात्या टोपे, जिनके बचपन का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान रखना तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था? तो तात्या टोपे के जो बचपन का नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब के बचपन का नाम था धोंधू पंत। और दो लोगों ने कानपुर से किया था, तात्या टोपे नहीं होगा तो नाना साहब। समय था 5 जून 1857 का वह दिन था। और विद्रोह का दमन करता एक अंग्रेज ने किया जिनका नाम था कैम्पबेल। और समर्पण का दिन था 16 दिसंबर 1857। मतलब इन्होंने इनको पकड़ लिया गया था। और नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। और 8 लाख की वार्षिक पेंशन मिलती थी। सोच लो दोस्तों, 8 लाख की वार्षिक पेंशन। सोच सकते हो ना, इतनी तो सैलरी नहीं होगी प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति जी की। उनकी भी 5 लाख से अप्रॉक्स होती है। लेकिन सोचिए 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देते थे। लेकिन ये वार्षिक पेंशन थी, महीने की नहीं, वार्षिक पेंशन। 8 लाख की वार्षिक पेंशन मिलती थी, वो भी बंद कर दिया अंग्रेजों ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका आएगा झांसी। और इसको झांसी को जरूर पढ़ना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेता झांसी से रही थी रानी लक्ष्मीबाई और वीर गति को प्राप्त हुई थी दोस्तों 17 जून 1858 को। समय था 5 जून 1857 का। और विद्रोहकर्ता के दमन करता थे जनरल हीरोज। हीरोज ने ही इनके बारे में कहा था कि मैंने मर्द तो कई देखे, लेकिन महिला के रूप में एक मर्द मैंने रानी लक्ष्मीबाई को ही देखा। समर्पण का दिन था 1858। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश राज्य मिला लिया। कहा हम दत्तक पुत्र को नहीं मानते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र है, हम उसको नहीं मानेंगे। पति की मृत्यु के बाद दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद ले लिया। जब पति की मृत्यु हो गई दामोदर राव की, तो झांसी की रानी ने क्या किया कि पति की मृत्यु के बाद दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को उन्होंने क्या ले लिया था? गोद ले लिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम देखते हैं लखनऊ के बारे में और फिर इलाहाबाद के बारे में। अगर लखनऊ के बारे में हम देखेंगे तो लखनऊ के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, लखनऊ के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। चलिए लखनऊ के बारे में अगर हम देखें तो नेता यहाँ से थी बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। और ध्यान रखना इनके लड़के का नाम था बिरजिस कादिर। इनके लड़के का नाम था बेटा बेगम हजरत महल, उनके लड़के का नाम था बिरजिस कादिर। और समय था 4 जून 1857। और दमन करता थे कैम्बल और समर्पण था 1858। लखनऊ से जो विद्रोह किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। इनके पति का ही नवाब नाम था, इनके पति का नाम जो था आप सभी लोगों को शायद पता होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनके पति का नाम क्या था। जल्दी से आप लोग कमेंट करके। चलिए शायद आप लोग ना बता पाए, लेकिन बेगम हजरत महल के पति का नाम था नवाब वाजिद अली शाह। क्या नाम था बेटा? नवाब वाजिद अली शाह। नाम था नवाब वाजिद अली शाह। और ये एक बार में क्या हुआ कि बेगम लॉर्ड डलहौजी जो थे वो जब लखनऊ के महल को घेर लिया था, तो नवाब वाजिद अली शाह अपने महल में बैठे हुए थे, जनता भी उनकी बैठी हुई थी। लॉर्ड डलहौजी ने चारों ओर से घेर लिया, तो जनता और सैनिकों ने चिल्लाहट मचा दी कि भाई आप लोगों को घेर लिया गया है। नवाब वाजिद अली शाह अपने जो है अपने जो पैर में जूती पहनी जाती है उससे थोड़ा दूर बैठे हुए थे। जूती को दूर रख के टांगों के ऊपर टांग रख के बैठे हुए आराम कर रहे थे, जनता को जनादेश दे रहे थे। अचानक खबर मिली कि इनको घेर लिया गया है। अब देखिए सबसे अनोखा एक हास्य विनोद कि सारी जनता में भगदड़ मच गई और वहां के मंत्री जो थे मंत्री संतरी वो भी भाग गए, लेकिन ये बैठे रहे। आई लॉर्ड डलहौजी, इनको पकड़ लिया। इनसे पूछा गया ना नवाब आप भागे ही क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि आपने हमें क्या नाम से पहले कहा? कहा नवाब। तो कहा नवाब का मतलब ही क्या होता है कि अगर मैं काम करूंगा तो मैं काहे का नवाब? इसीलिए मैं नहीं भागा क्योंकि मुझे कोई पैरों में जूती पहनाने वाला नहीं था। सोचिए इतने बड़े नवाब थे कि इनको पैरों में किसी जूती मतलब कोई ने जूती पहनाने वाला नहीं मिला, तो ये भागे नहीं।
और कहा कि काहे का मैं नवाब था, अगर मैं नवाब हूँ तो मैं जूती पहनूं क्यों, फिर मैं काहे का नवाब, सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो बेगम हजरत महल के बाद में नेपाल में जाके हत्या हो गई थी। अब देखिएगा अगला है नेता लियाकत अली, इन्होंने कहाँ से किया था, इलाहाबाद से किया था। समय था जून 1857 का, दमन करता थे कर्नल नील और समर्पण कर दिया था 1858 में। समर्पण का मतलब होता है कि समझो इनकी मृत्यु होने के नजदीक है। उसके बाद बरेली से अगर बात करें तो बरेली से नेता खान बहादुर खान ने किया था और समय था जून 1857 का। और इसके दमन करता थे बेटा कौन, तो आयर कैम्बल थे। और समर्पण का दिन था 1858। आप देख रहे हैं पकड़े जा रहे हैं 57 में, समर्पण 1858 में, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ परिणाम की ओर हम बढ़ते हैं कि परिणाम इनके क्या रहे। तो सबसे पहले अगर हम परिणाम की इनकी बात करेंगे बेटा, तो परिणाम की अगर हम बात कर लें इनके, तो ध्यान रखना 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। जब लगातार ऐसी जो है लगातार ब्रिटिश हमारे जो है लूट रहे थे किसानों को, तो फिर ये कंपनी के हाथों से हाथ निकल गया। कहा कि तुम लोग नहीं शासन कर पाओगे, तुम लोगों को हमने कंपनी चलाने के लिए भेजा था कि शासन उस पर अधिकार करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसमें खास बात यह हुई कि कंपनी के हाथों से वह निकल गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा में पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की प्राप्ति हुई। फिर अगला जो है वायसराय के रूप में भारत आए कौन, लॉर्ड कैनिंग है। कहा तुम जाओ और अब लॉर्ड लोग देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वायसराय भेजा गया। लेकिन अब ये ब्रिटिश कंपनी के हाथों से निकल गया, जो अधिकार था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया और लॉर्ड कैनिंग को भेजा गया। फिर क्या हुआ आगे देखेंगे। आगे फिर क्या हुआ कि 1857 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। 1857 में लिखा हुआ था कि पील कमीशन की एक सिफारिश थी, उसमें यह कहा गया था कि भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की जो संख्या है उसमें भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात था वो 5:1 था, उसको घटा दिया गया और उसका अनुपात कर दिया गया 2:1 कर दिया गया। ठीक है, विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा रीजन क्या था दोस्तों, तो विद्रोह की असफलता का जो सबसे बड़ा रीजन था वो क्या था, तो विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा जो रीजन था वो यही था आपका कि जो है क्रांति की विफलता का सबसे बड़ा रीजन था कि एकता नहीं थी, संगठन मजबूत नहीं था, साधनों की न्यूनता थी। महाराजा ग्वालियर के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता भी की थी, तो बहुत सारे राजा भी भारत का साथ नहीं दे रहे थे। विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहना, समझ रहे हैं हमारी बात, आप समझ पा रहे होंगे कि जो विद्रोही गतिविधियां थी वो कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रह रही थी, बाहर तक नहीं जा रही थी। निष्कर्ष ये हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष देखो हमने लिखा है, आप अपने विचारों से सोचिए और लिख के कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इस जो वीडियो को पूरा देखेगा पक्का वो कमेंट जरूर करेगा, हम देखेंगे जो यहाँ तक आएगा मैं पक्का जान जाऊंगा कि उसने पूरा वीडियो देखा है, कमेंट करके बताना। प्रमुख तथ्य, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन थे। यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, बेटा पामस्टन थे। और ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो विक्टोरिया थी। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था 57 के समय। उसके बाद में अगली हम बात करते हैं, तो आगे देखिएगा अगला क्या था। अगला ये था, अगले की बात करें तो अगला ये था कि भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था, 57 में आ गए थे, इससे पहले लॉर्ड डलहौजी ही थे। डलहौजी को रिप्लेस करके आए थे कैनिंग। 57 में जो पूर्ण विद्रोह हुआ था वो कैनिंग की ही नज़रों में हुआ था। विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता, ये क्वेश्चन बहुत कम किताबों में आपको मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता कौन थे, तो यही सारी घटनाएं लिखा करते थे अखबारों में, WH रसल थे। कौन थे, WH रसल। ये बहुत कम किताबों में आपको मिलेगा, लेकिन हमने आपको बता दिया है, ध्यान रखना, भूलना नहीं। चलिए, तो आप लोगों ने यहाँ तक इसको देखा, आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ध्यान रखना कि 1857 में क्या हुआ था कि जब ये सारी चीज़ें पता चली थी तो बहुत सारे गवर्नर को रिप्लेस कर दिया गया, ब्रिटिश शासन के हाथों से सारे अधिकार छीन लिए गए, और फिर लॉर्ड कैनिंग को समझाया गया कि भाई सही तरीके से काम करो, उसको वायसराय के रूप में भारत भेजा गया था। चलिए, अब
आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।